हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 10 ऑफ एफएसएसएआई। तो ये जो हमारी क्लास नंबर 10 है, इसके पहले वाली क्लास नंबर 9 में जो हमने पढ़ा था, हमने इंपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बेसिक समझा था। और ये जो आज की क्लास है, क्लास नंबर 10, इसमें भी हम थोड़ा सा इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए थे उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली क्लास जो थी, यानी कि क्लास नंबर जो 9 थी, उसमें हमने बेसिक इंपोर्ट्स के बारे में समझा था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि इंपोर्ट्स को लेकर के हमारी कंट्री में, यानी कि इंडिया में, क्या क्या रेगुलेशंस और क्या क्या लॉ बनाए गए हैं, उसके बारे में बात किया था। और हमने इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में बात करी थी कि ये ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या होता है। फिर हमने देखा था FICS यानी कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है। FIRA के बारे में हमने समझा था थोड़ा सा कि फूड इंपोर्ट रिजेक्शन सिस्टम, इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज क्या-क्या हम क्लियर कवर करेंगे। आज हम देखो, एक तो फ्लो चार्ट एक देखेंगे कि जो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, उनको हम देखेंगे। और हम फूड इंपोर्ट रिजेक्शन सिस्टम देखेंगे और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप FSSAI असिस्टेंट यानी कि FSSAI असिस्टेंट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट FSO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेंट्रल FSO जो कि FSSAI के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, किसी भी अगर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके लिए अगर आप वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जहाँ पर आपको डिटेल्ड मैनर में सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन क्लासेस के क्लास नोट्स, ई बुक्स वगैरह जिनको आप प्रिंट भी करा सकते हो, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हमारे स्व एजुकेशन के ऐप पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप फ्री डेमो क्लासेस भी वहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि अगर आप FSSAI असिस्टेंट के लिए लेना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आप देखोगे। आप स्व एजुकेशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ से भी आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये कोर्स ले सकते हो। इसके साथ ही साथ JKPSC असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी को लेकर के भी वीडियो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हो। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ MPSC FSO का जो मेंस का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ये सारी क्लासेस आपको एकदम डिटेल्ड मैनर में मिलेंगी। जो क्लासेस अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होंगी, जो भी क्लासेस हैं वो आपको एकदम डेप्थ लेवल में देखने को मिलेंगी, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग टॉपिक हो, चाहे फूड केमिस्ट्री हो, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्व एजुकेशन के इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आप स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप फ्री डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो ये था एक अपडेट अगर आप इन कोर्सेज को लेना चाहते हो, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रक्चर वे में कर सकते हो। आपका टाइम भी सेव होगा और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को आप कवर कर पाओगे और सिलेबस को आप टाइमली फिनिश कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, फिर बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक इमेज है, इसमें हम ये समझेंगे कि देखो, जैसे कि ये हमारा कंट्री है, प्यारा भारत है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका हो गया, और ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, और ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगभग सारे ही कॉन्टिनेंट से, ये हमारा यूरोप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे ही कॉन्टिनेंट से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं इनके साथ में। और हम अपनी कंट्री में यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट करते हैं, और भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बट हम स्पेशली बात कर रहे हैं FSSAI को लेकर के। तो FSSAI का जो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम है, यहाँ पर हम केवल आर्टिकल ऑफ फूड की बात करेंगे। तो जैसे कि एशिया हो गया, ओशिनिया हो गया यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हो गए, वहाँ से हम कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते हैं। साउथ अमेरिका हो गया, इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे यूरोप वाले रीजन से लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है इंपोर्ट्स की, ना कि एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर जब आप FSSAI की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक पोर्टल मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जब आप FSSAI की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जो इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम वाला जो पोर्टल है, वहाँ पर आपको होम पेज लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रीवेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ इससे रिलेटेड आपको FAQ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको कॉन्टेक्ट्स वगैरह, डिटेल वगैरह मिल जाएगी।
तो क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम का, यानी कि किसी भी चीज़ को आपने मंगाया है, अदर कंट्री से इंपोर्ट किया है, तो ये चीज़ें कस्टम में जो जाती हैं, उस कस्टम में फूड के क्लियरेंस के लिए पूरा एक सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है कि अगर जो भी आपका यहाँ पर चीज़ें होती हैं, आपकी पूरी टेस्टिंग वगैरह करी जाती है, जो भी आर्टिकल ऑफ फूड होता है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, टेस्टिंग करने के बाद में आपको एक रिपोर्ट्स वगैरह दी जाती है। अगर वो आर्टिकल ऑफ फूड हमारी कंट्री के फूड लॉ यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ फूड इंपोर्ट्स को लेकर के जो रेगुलेशन बनाया गया, जिसको हमने पढ़ा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर सारे ही कंप्लायंस को फुलफिल किया गया है, तो क्या होता है कि जो भी हमारा फूड होता है जिसको हमने इंपोर्ट किया है, उसको फाइनली हमारी कंट्री में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कंप्लायंस नहीं किया गया होगा प्रॉपर तरीके से, टेस्टिंग वगैरह में ये पाया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी कि उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इम्पोर्टर होता है, इम्पोर्टर क्या करता है, जो भी इम्पोर्ट करता है उसको इम्पोर्टर करते हैं, इम्पोर्टर हम बोलते हैं। तो इम्पोर्टर क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, तो उसको लेकर के जो हमारा ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ पर जो रिपोर्ट वगैरह देता है, अगर वहाँ पर जो भी इम्पोर्टर को लेकर के जो भी रिपोर्ट्स वगैरह इशू करी जाती है, जो भी डिसीजन लिया जाता है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर इसको रिजेक्ट कर देता है, ये जो फूड इम्पोर्ट किया गया है, तो अगर उस रिपोर्ट से इम्पोर्टर वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो जा करके इसके लिए ऑनलाइन रिव्यू के लिए अपील कर सकता है रीजनल डायरेक्टर के पास में, ठीक है। तो क्या होता है कि डिफरेंट कंट्री से हम किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस यूज़ होता है, जिसको हम फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम बोलते हैं। इसके अंडर में डिफरेंट स्टेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, वो ऑथराइज्ड ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर वहाँ पर सारी चीज़ों को चेक करता है। अगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है और जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं उसको रिजेक्ट कर देता है, यानी कि आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के रिजेक्शन देता है कि इसको आगे, इसका जो मूवमेंट है इसको रोक दिया जाएगा, और इसका जो इसको अगर कंट्री में रिलीज़ करना है या नहीं करना है, तो उसको लेकर के वहाँ पर वो इसको प्रोहिबिट कर देता है कि इसके जो मूवमेंट है इसको वहीं पर रोक दिया जाता है कस्टम में। तो उस केस में अगर उसकी रिपोर्ट से जो इम्पोर्टर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन रिव्यू के लिए अपील कर सकता है रीजनल डायरेक्टर के पास में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर उसको अपील करना है तो वो किसके सामने करेगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पोर्टल पे ही जब जाओगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा कि आपको फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम के बारे में जब आप देखोगे तो होम पेज, लॉगिन पेज, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो, ये फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम को लेकर के यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्टेजेस होती है, बेसिक स्टेज होती हैं जिनको यहाँ पर फॉलो करना होता है। हमारी गवर्नमेंट भी इनको फॉलो करती है, यानी कि FSSAI के द्वारा ये प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसको फॉलो करना होता है, जो भी वहाँ पर कस्टम में है, ठीक है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बात करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक स्टेप समझेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टर होता है, जो भी आर्टिकल ऑफ फूड को इम्पोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी बिल्स वगैरह पे जो एंट्री होती है उसको यहाँ पर फिल करना होता है। यानी कि एक हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन के लिए जो भी एंट्री वगैरह फिल करनी होती है वो सारी यहाँ पर फिल करी जाती है। और जो हमने ICE गेट के बारे में पढ़ा था, यानी कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम में एक सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा ICE गेट का, यानी कि यहाँ पर जो भी कस्टम क्लियरेंस को लेकर के जो गेटवे होता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक गेटवे होता है, उसको लेकर के यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो होती है। उसके द्वारा चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर FICS में, यानी कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम को लेकर के यहाँ पर एक एप्लीकेशन फिल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो ICE गेट होता है, यानी कि जो कस्टम क्लियरेंस को लेकर के जो गेटवे होता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक गेटवे होता है, उसका यूज़ किया जाता है। उसके द्वारा चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं, जो भी डिटेल वगैरह फिलअप करने के बाद में, फिर बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फिल किया जाता है FICS में। उसके बाद में उसकी स्क्रूटनी होती है। तब यहाँ पर जब 3rd नंबर पे जाओगे तो उसकी यहाँ पर स्क्रूटनी आपको देखने को मिलेगी। स्क्रूटनी का मतलब वहाँ पर सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पेमेंट वगैरह सबमिट करना होता है। अब यहाँ पर चीज़ें अगर आगे बढ़ी हैं, अगर रिजेक्ट होती हैं तो यहीं पर चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है स्टेज नंबर 4 पे।
विजुअल इंस्पेक्शन में अगर रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, अगर प्रॉपर रिजल्ट हमें मिलता है तो वहाँ पर उसके बाद में चीज़ें आगे भेजी जाती हैं। जो भी सैंपल होता है उसको कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। बट यहाँ पर अगर विजुअल इंस्पेक्शन में चीज़ें प्रॉपर मैनर में नहीं पाई जाती हैं तो भी यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, फिर आगे फॉरवर्ड नहीं करी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही सैंपल को फॉरवर्ड किया जा रहा है लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर उसका क्या होगा, सैम्पलिंग एनालिसिस वगैरह होगी, टेस्टिंग वगैरह होगी। ठीक है, सारी रिपोर्ट वगैरह होने के बाद में जो टेस्ट रिजल्ट आएगा, टेस्ट रिजल्ट होने के बाद में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, सही रिजल्ट आता है, मतलब जो भी कंप्लायंस वगैरह एफएसएसएआई के द्वारा या फिर हमारे लॉ के द्वारा बताए गए हैं उन सभी को यहाँ पर फॉलो किया गया है, तो इसको आगे पास कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये पास हो जाएगा इसको यहाँ पर एनओसी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, अब जा करके इसको वहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि रिलीज ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा बाय द FICS, यानी कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम है, उसके द्वारा जो भी ऑर्डर होगा, आर्टिकल ऑफ फूड का जो भी ऑर्डर होगा उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कुछ बेसिक स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें FICS में जो भी डिटेल वगैरह होती है एक एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के बाद में हमें एक एप्लीकेशन फिलअप करना होता है, उस पूरे आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के क्या क्या डिटेल है वो सब फिलअप करनी होती है। थर्ड नंबर पे उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर पेमेंट वगैरह सबमिट होता है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज पे उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। रिजल्ट अगर एक्सेप्टेबल होता है तो उसके बाद में वहाँ पर उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट वगैरह हमें मिलता है। अगर रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, रिजल्ट पूरी तरीके से सही है, तो इसको पास कर दिया जाता है। और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर, सिक्स नंबर पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर इसको NOC वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब जाकर के जो भी ऑर्डर होता है, जो भी हमने इम्पोर्ट्स के लिए मंगाया था, जिसको हमने इंपोर्ट किया था, यानी कि अब उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक 6 स्टेजेस हैं, इनका एक आइडिया होना चाहिए आपको, बाकी बहुत डिटेल में नहीं, बट यहाँ पर जो 6 स्टेप हमने डिस्कस किए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है। यानी कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बट यहाँ पर प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं कि जो एक जो फाइनल हमारा NOC होता है उससे पहले एक जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें, उसको हम प्रोविजनल NOC बोल सकते हैं या फिर प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने फूड सेफ्टी को लेकर के, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 जब हमने पढ़ा था, तब आपको वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक हमने बताया। ठीक है, जो उसके की पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 के जो क्लॉज नंबर 9 यहाँ पर दिया गया, क्लॉज नंबर 9 के पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर ये लिखा गया, प्रोवाइड फॉर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल NOC इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इम्पोर्टेड फूड। तो यहाँ पर प्रोविजनल NOC किस किस केस में दिया जा सकता है उसको लेकर के यहाँ पर बात करी गई है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लिखा गया है कि अगर कंसिगमेंट ऑफ फ्रेश फ्रूट, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेना, कंसिगमेंट ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात हो रही है, वेयर आर पेरिसेबल इन नेचर विथ सेल्फ लाइफ ऑफ लेस देन 7 days। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कंसिगमेंट आता है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर फ्रेश फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं जो कि ख़राब हो सकते हैं काफ़ी जल्दी, उनका नेचर ऐसा है कि अगर हम उनको ज़्यादा देर तक स्टोर करेंगे वहाँ पर तो वो ख़राब हो जाएंगे, जिनका पेरिशेबल लाइफ अगर बात करें तो वो 7 days से कम होता है, तो उस केस में यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी रिलीज कर दिया जाता है, जिससे इस टाइप के आर्टिकल ऑफ फूड में ज़्यादा टाइम ना लगे और इनका जो क्लियरेंस है वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। ठीक है, उसके बाद में कंसिगमेंट ऑफ फूड विच रिक्वायर्ड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, रेफ्रिजरेटेड कंडीशन लाइक फ्रोजन और चिल्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर बहुत ही मतलब कम स्टोरेज पे रखा जाता है, काफ़ी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में या फिर चिल्ड स्टोरेज में रखा जाता है उनको एक तरीके से सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का अगर कंसिगमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी ये जो प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसको रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में कंसिगमेंट ऑफ प्री पैकेज रिटेल फूड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिस केस में यहाँ पर प्रोविजनल NOC रिलीज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में बात करी जा रही है कि इम्पोर्टर या फिर CHA यानी कि कस्टम हाउस जो एजेंट होता है, कस्टम हाउस एजेंट या फिर इम्पोर्टर दोनों एक ही बात है, लगभग दोनों का लगभग काम सेम होता है।
आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एज पर फॉर्म 12 एंड फॉर्म 13 ऑफ दीज रेगुलेशन regarding the condition of storage of the food products, nature of the food products, requesting to be issue a provisional NOC। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन कौन से फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं हमारे रेगुलेशन। जब आप रेगुलेशन को पढ़ोगे तो रेगुलेशन के नीचे कुछ आपको फॉर्म्स अटैच किए गए हैं, फॉर्म नंबर 12 और फॉर्म नंबर 13, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में द इम्पोर्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग नो पार्ट ऑफ द कंसिगमेंट विल बी रिलीज इन टू द डोमेस्टिक मार्केट प्रायर टू इशू ऑफ द NOC बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के हमने बात किया है कि यहाँ पर प्रोविजनल NOC रिलीज़ किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यहाँ पर फूड को नहीं रोका जा सकता है, यानी कि जितना जल्दी हो सकेगा, अगर कोई पेरिसेबल आइटम है तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाएगा प्रोविजनल NOC दे करके। बट यहाँ पर उसको डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज़ करने का मतलब ये है कि उसको अभी सेल नहीं किया जाएगा जब तक कि ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा प्रॉपर NOC नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा इम्पोर्टर के द्वारा कि इम्पोर्टर इस बात का ध्यान रखेगा, इम्पोर्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के जिसका NOC अभी नहीं मिला है उसको वो डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज़ नहीं करेगा। हालांकि उसको प्रोविजनल NOC मिल गया है, तभी उसको रिलीज़ किया गया है कस्टम से, बट अभी तक उसके पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में उसको रिलीज़ करे। वो तभी रिलीज़ करेगा जब ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा प्रॉपर NOC मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फॉर सच कंसिगमेंट आफ्टर सेटिस्फैक्टरी विजुअल इंस्पेक्शन हमने पीछे देखा था होता है। उसके बाद में हमने देखा था सैम्पलिंग ऑफ द कंसिगमेंट बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, PNOC यानी कि प्रोविजनल NOC इज इशूड टू द इम्पोर्टर विदाउट वेटिंग फॉर द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ लेबोरेटरी। तो जो लेबोरेटरी की डिटेल होती है वो थोड़ा सा लेट में आती है, इस वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्रोविजनल NOC होगा उसको बाद में इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा और जो फाइनल रिपोर्ट है लेबोरेटरी की उसको वेट नहीं किया जाएगा। तो इम्पोर्टर विदाउट वेटिंग फॉर द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द लेबोरेटरी द कंसिगमेंट कैन दस बी मूव्ड टू द वेयर हाउस ऑफ द इम्पोर्टर। तो इम्पोर्टर का जो वेयर हाउस है वहाँ पर उसको मूव कर दिया जाएगा। However, the product cannot be released into the domestic market without issuance of the NOC, which is based on the analysis report। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजनल NOC है ये तो मिल जाएगा, ये तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा इम्पोर्टर को, बट फाइनल NOC तभी मिलेगा जब जो हमने देखा था पीछे चार्ट में जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जब किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा उसके बाद में जब रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी तब NOC प्रोवाइड किया जाएगा, और जब फाइनल NOC मिल जाएगा उसके बाद ही इसको डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज़ किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ द नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट द इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द कंसिगमेंट बैक टू द कस्टम जुरिसडिक्शन। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी उसके वेयर हाउस में जो भी सामान भेजा भी है, यानी कि अभी तक उसने डोमेस्टिक मार्केट में उसको रिलीज़ नहीं किया है, बट क्या होगा जब फाइनल टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाएगी तो अगर वहाँ पर ये पाया जाता है कि नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी कंप्लायंस रिक्वायर्ड थे उनको फुलफिल नहीं किया गया, उनको फॉलो नहीं किया गया, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ फूड को वेयर हाउस में मूव किया गया था इम्पोर्टर के, उसको वापस लाया जाएगा, कम बैक किया जाएगा, उसको कस्टम जुरिसडिक्शन में डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी होगा बाकी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद में इम्पोर्टर के पास में भी ऑप्शन होता है कि वो उस रिपोर्ट्स के लिए अपील कर सकता है कि नहीं भाई हमने सारे कंप्लायंस किए हैं बट यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, टेस्टिंग में हुई है। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं, बट एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है उसको हमने समझ लिया। तो प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब रिलीज़ होगा आपको समझ में आ गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब रिलीज़ होगा ये आपको समझ में आ गया। NOC और प्रोविजनल NOC दोनों डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट क्या होता है। तो जब आप FSSAI की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये पूरा पोर्टल देखने को मिल जाएगा FIRA का, यानी कि फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट का। अगर कुछ जो भी इंपोर्ट्स किया जा रहा है फूड उसको अगर रिजेक्ट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, तो उसको लेकर के सारी डिटेल आपको फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। तो फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट क्या है, एक सिस्टम है, हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर कैप्चरिंग non-compliance of all imported food product consignment. The detail of the rejection are available at any time for public review, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पर इसका काम यही है कि जो भी
फूड आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट किया जा रहा है उनका प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए, या फिर जिन्होंने नॉन कंप्लायंस का मतलब जिन्होंने पूरी तरीके से कंप्लायंस नहीं किए हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं किए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, तो उनको कैप्चर करने के लिए ये पूरा सिस्टम काम करता है। Authorized officer provides the detail of the rejected food consignment at the irrespective port in FIRA, which after screening based on the decision of the appeal committee as applicable, it made available as rejection alert on the portal. The custom officials working as authorized officer are also expected to upload the detail of rejected food consignment on FIRA. तो FIRA एक पोर्टल है, तो FIRA के पोर्टल पे सारी डिटेल अपलोड कर दी जाती है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, या फिर ये जो पूरा सिस्टम चलता है इसकी जो डिटेल होती है वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे इम्पोर्टर के पास में इंफॉर्मेशन पहुँच सके और उसको ये भी बताया जा सके कि हाँ किस किस रीज़न की वजह से आपका जो भी आर्टिकल ऑफ फूड था, जो भी आपने इम्पोर्ट किया था, उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हैं वो सारी डिटेल वहाँ पर कहाँ पर अपलोड मिलेगी, FIRA यानी कि फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट सिस्टम पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, FIRA पोर्टल प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द रिजेक्टेड कंसिग्नमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिटेल, इंपोर्टर एक्सपोर्टर डिटेल, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रीजन ऑफ फॉर रिजेक्शन, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, उसके बाद में कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, इंपोर्टर डिटेल, एक्सपोर्टर डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि ये जो सारा प्रोसेस होता है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट को लेकर के, इट विल फैसिलिटेट द एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि जिस कंट्री से हम मंगा रहे हैं उस कंट्री को वहाँ पर ये पता चल पाता है कि द एक्सपोर्टर इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड विथ रिलेटिंग टू प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेबलिंग, यानी कि जिस भी कंट्री ने किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को जिसने इंपोर्ट किया यानी कि एक्सपोर्ट किया है उस कंट्री ने और हमने इंपोर्ट किया है, तो उसको यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती है, उसको पता चल पाता है कि कहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो भी कंप्लायंस थे उनको फुलफिल नहीं किया गया है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, उसकी पैकेजिंग को लेकर के, लेबलिंग को लेकर के, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या फूड लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं या फिर क्या क्या कंप्लायंस हैं जो फुलफिल करने चाहिए थे, जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था बट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी, इस वजह से उसको एक तरीके से हेल्प होगी, उन्हें पता चल पाएगा किस वजह से किसी आर्टिकल ऑफ फूड को रिजेक्ट किया गया है फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम में। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी डिटेल में कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, रिजेक्शन अलर्ट क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो इसको पढ़ने के बाद में हमारा जो इंपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो लगभग ख़त्म हो जाती हैं। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप एक बार रेगुलेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हो, बट उसके जो की पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए थे, बट उतना आपके लिए इनफ होगा। बट जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, तभी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे आप उनको कर पाओगे। अगर आप डिटेल में सारी चीज़ों को एकदम समझ के नहीं करोगे, फिर अगर क्वेश्चंस आ जाता है तो शायद आप उसको नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा कि आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो एकदम सारी चीज़ों के पीछे क्या बेसिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस वजह से गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, इंपोर्टर कौन है, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, उसके अंडर में कौन कौन से स्टेजेस हैं, ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।